नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ कुमार मिश्रा अपने इस YouTube चैनल पे एक बार आपको पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार भाग 1 में मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हमारा विषय है भारत के संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उस पर कुछ चर्चा की जाए। भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में प्रदान किए गए थे। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इस तरह हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 एवं 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, जिसे निरसित कर दिया गया, अर्थात उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के एक विधिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब हम अलग अलग प्रत्येक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं समानता के अधिकार पे, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। यह कानून की समानता का शब्द ब्रिटिश संविधान की देन है, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र के भीतर, चाहे वह मंत्री हो, आम आदमी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा और वह कानून की दृष्टि से समान होंगे। इसी तरह इसमें एक शब्द है कानून का समान संरक्षण, जो कि अमेरिकी संविधान से संबंधित है, जिसमें यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संदर्भ में न्यायालय का या न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय का संरक्षण उसे प्राप्त है, जो कि कानून के समान संरक्षण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में किन्नरों को भी संरक्षण देते हुए उन्हें पृथक लैंगिक श्रेणी में रखने के लिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की बात कही। 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया और महिला, पुरुष और किन्नरों की, जिसे थर्ड जेंडर की एक श्रेणी बनाई और इन्हें भी कानून की समानता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके अंतर्गत राज्य के अधीन जो भी
व्यक्ति हैं, चाहे वह धर्म से हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह था कि नागरिकों के बीच भेदभाव न किया जाए। सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों इत्यादि पर इनमें से किसी भी प्रकार से नागरिकों के बीच कोई भी भेदभाव दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 16 राज्यों के अधीन सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। इसमें भी धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यद्यपि पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए राज्य विशेष कानून बना सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग यह देख सकते हैं कि आज़ादी के पूर्व हमारे देश में छुआछूत की बहुत सी भावना विद्यमान थी, और जब भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान निर्माताओं में इस चीज़ को समझा कि यह एक सामाजिक जीवन के लिए अभिशाप है। लेकिन हम इसको केवल जागरूक करके ही लोगों को जागरूक करके इस चीज़ में हम कमी नहीं ला सकते हैं। इसलिए कानून बनाना होगा और इसे संविधान में जगह देनी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया, अर्थात छुआछूत करना दंडनीय अपराध बना दिया गया। 1955 में अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसे 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा गया। 1989 में इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून का दर्जा दिया गया। इसका मूल उद्देश्य यह था कि समाज में भेदभाव, छुआछूत की समाप्ति हो। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जिसमें इस बात की चर्चा है कि राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कोई भी उपाधि इस आधार पर नहीं दी जाएगी कि उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी है। ब्रिटिश काल में लोग धन देकर उपाधियां प्राप्त करते थे, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, राग राया, इस तरीके की उपाधियां मिलती थी। लेकिन मूल संविधान में या भारत के संविधान में इन चीज़ पे अंकुश लगाया गया, इसका निषेध किया गया। और अब सैनिक क्षेत्र में और साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्र में जो उपाधियां मिलती है उसको छोड़ के, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब उपाधियां दी जा सकती हैं। सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरीके की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। इसके आधार पर यह माना गया है कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो ये हम लोगों ने पहला जो भाग देखा वह था समानता के अधिकार का। अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पे चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के द्वारा मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जिस तरह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया गया, उसी तरह संपत्ति की स्वतंत्रता को भी 19वें अनुच्छेद से हटा दिया गया। इस स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 22 को सम्मिलित किया गया।
अनुच्छेद 19 में हमें जो 7 स्वतंत्रताएं मिली थी उसमें संपत्ति की स्वतंत्रता हटा ली गई और अब वर्तमान समय में 6 स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जिसमें पहली स्वतंत्रता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये वो स्वतंत्रता है जिसमें प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। इसका अर्थ है कि भारत के किसी भी नागरिक को अपने विचारों को प्रकट करने से नहीं रोका जाएगा। वह कोई भी विचार व्यक्त कर सकता है। मूल संविधान में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक था, लेकिन वर्तमान समय में यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी है, अर्थात सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा से संबंधित इस स्वतंत्रता पर राज्य अंकुश लगा सकता है। क्योंकि विचार अभिव्यक्ति का अर्थ है कि आप अपने विचारों को प्रकट करें, लेकिन यह भी कहने से मुझे हर्ज नहीं है कि आज सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग किसी स्वतंत्रता का हो रहा है तो वह है विचार अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता में दूसरे जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी संगठन अस्त्र शस्त्र रहित या अस्त्रों या शस्त्रों के बिना कोई भी सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी आयोजित कर सकता है। लेकिन यह भी स्वतंत्रता सीमित नहीं है। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से, सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता है कोई भी समुदाय और संघ के निर्माण या संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को यह अधिकार है कि वह कोई भी संघ, संगठन, समुदाय बना सकते हैं। जैसे आप देखते हैं शिक्षक संघ, श्रमिक संघ, ये सब इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत है। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि यह भी असीमित नहीं है। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से, सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे संगठनों पर, संघ पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। चौथी स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यह भारत राज्य क्षेत्र में आप बाधा रहित कहीं भी जाके घूम फिर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के पासपोर्ट, वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसा कि हमने कहा, सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से या मिलिट्री एरिया होने की वजह से वहाँ पे आपको इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। पांचवा है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता है। इसके ऊपर भी कई प्रश्न चिन्ह लगे व्यवहारिक रूप से। जैसे कि आप जानते हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद लागू था, तब तक भारत राज्य क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इस अनुच्छेद को समाप्त करके जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से विलय भारत में कर दिया गया। यद्यपि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे यह प्रतिबंध अभी भी लागू है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोई भी भारतीय नागरिक भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकता है। छठी स्वतंत्रता है कि आपको या भारत के नागरिकों को कोई भी वृत्ति या आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय करना चाहता है तो उसे व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।
आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 में इन 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है। इस पे यह वाद विवाद हो सकता है कि क्या यह स्वतंत्रता असीमित है, लेकिन यह स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है। इस पर राज्य के द्वारा मैंने पहले भी बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्योंकि अभी हम लोग इस पर व्यवहारिक चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सैद्धांतिक चर्चा भारतीय संविधान के द्वारा वर्णित मौलिक अधिकारों पर कर रहे हैं, इसलिए इसी की चर्चा समीचीन है। आगे मैं कुछ ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिस पे हम व्यवहारिक रूप से इन स्वतंत्रताओं का क्या महत्व है या इसका वास्तविक रूप से क्या प्रयोग हो रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आज मैं आपके सामने मौलिक अधिकार भाग 2 में समानता के और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के संदर्भ में चर्चा किया। आगे की चर्चा अगले हमारे वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।